taking the last class is always a challenge. Means last class means in a day last class. पांचवा आठवां पीरियड जो लास्ट होता है ना, जनरली किसी जगह पांचवा छठा होता है, कहीं आठवां होता है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी चुनौती होती है कि 8वें पीरियड में आप पढ़ा क्या गए। तो मुझे चुनौती दी गई है कि लास्ट कक्षा में जब एनर्जी पूरी एग्जॉस्ट हो जाती है उस वक्त पढ़ाई की बातें करें, और उसमें भी पढ़ाई की वो बात करें जो जिसमें कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट एंड इवन मोर डिफिकल्ट, बट स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट somewhat comfortable for you so that you very easily grasp what I am up to. तो हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, इसकी बात करेंगे आज। मुझे इस पे बात करने के लिए कहा गया। तो ये कंस्ट्रक्टिव लर्निंग प्रैक्टिकली करें या थ्योरेटिकली सीख लें, ये बताएं पहले। तो प्रैक्टिकली करनी चाहिए। चलिए, तो दो मुद्दे हैं। एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, पहले लिख देता हूं दोनों को ताकि हमारा फोकस उस पर रहे। एक हमारा मुद्दा रहेगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और इसके पैरेलल हम लोग इधर डिस्कस करेंगे, वो होगी हमारी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। थोड़ा बोर्ड ऐसे रखा हुआ है और सामने, चलिए। तो साइमल्टेनियसली वी विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ दीज टॉपिक्स एंड प्रैक्टिकली वी विल लर्न एज ए टीचर। पूरा हम प्रैक्टिकली पहले सीख के फिर इसके नॉलेज को आज खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे बच्चे क्लास में कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक इसी तरह से। देखिए, नॉलेज कंस्ट्रक्शन जॉन डीवी ने, पियाजे ने और ऐसे बहुत सारे कुछ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने इसके ऊपर हमेशा फोकस किया। जैसे कुछ लिंग्विस्टिक्स ये कहते हैं कि 4 years चाइल्ड इज ए लिंग्विस्टिक एडल्ट। 4 साल का बच्चा होता है, भाषाई रूप से पूरा परिपक्व होता है। जब वो घर में एक सेंटेंस बोलता है कि पापा आप क्या कर रहे हो, तो उसने नाउन को नाउन की जगह रखा है, प्रोनाउन को प्रोनाउन की जगह रखा है, एवरीथिंग इज वेल प्लेस्ड। तो बच्चे ने कहाँ से सीखा? किसी को उस बिठा के उसने भाषा सिखाई, इमिटेट किया, ऑब्जर्व किया, उसे वापस रिप्रोड्यूस किया। तो इसी को हम संरचनात्मक ज्ञान, सरल भाषा में वैसे कहे तो इसी को हम संरचनात्मक ज्ञान कहते हैं। कि the child constructed the knowledge, understanding the surroundings, understanding the environment, the child in a very easy way, in a child's play, in a very easy way constructed the knowledge, and that knowledge ultimately becomes permanent part or essential part of one's learning। उसका एक permanent part बन जाता है ऐसा knowledge। तो भाषा आपने इसी तरह से कंस्ट्रक्ट करके सीखी। वो एक्सपेरिमेंटल का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का हिस्सा भाषा है। इसी तरह से आप थॉट प्रोसेस में बहुत सारे ऐसे विचार बनाते हैं, वो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी जगह पर आपको ऐसा या वैसा व्यवहार करना है जो अच्छा है और बुरा है, तो आप डिस्टिंग्विश कैसे करते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है? बिकॉज यू हैव कंस्ट्रक्टेड इन योर माइंड that this one is a destructive kind of behavior which is unethical, the other one it is quite a positive behavior and I must do this। ये आपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। तो हर तरह की लर्निंग कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए, हम सबसे पहले बहुत प्रैक्टिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं। पहले इसकी बात करेंगे, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की। आप में से कितने लोग हैं जिनको हवाई जहाज बनाना आता है, पेपर वाला? बाकी साथियों को असली वाला आता है? अच्छा, तो क्या आप
मैं थोड़ा सा बातों में उलझाऊं, दूसरों को जितनी देर में एक हवाई जहाज बना सकते हैं? कागज तो खूब है, कमी ही नहीं है। हाँ फाड़िए आप, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा नुकसान होगा लेकिन हमारे सीखने के ही पार्ट है इसके। तो आप अच्छा सुनिए, इसकी शर्त सुनिए पहले। जिसको भी बनानी आती है वो इस तरह से बनाना। अब शर्त भी सुन लीजिए। दिस इज वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट आई एम डूइंग इन दिस क्लास, एंड थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट देयर विल बी अ लॉट ऑफ लर्निंग, एंड नॉट ओनली लर्निंग फॉर यू, it will ultimately be a learning for you as a teacher, so that the same knowledge can be imparted to the students when at later stages you will be there in a real classroom. अब बनानी शुरू मत कीजिए, मैं कह रहा हूँ ना, अभी मैकेनिज्म सुन तो लीजिए, मेरी शर्तें सुन लीजिए। आप तो मतलब बचपन में बहुत तेजी से लौट गए एकदम। हाँ, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मेरी ये शर्त है कि आप जो हवाई जहाज बनाएंगे उसमें मैं अलग अलग शर्तें रखूंगा यहाँ पे प्रैक्टिकली, कि यहाँ खड़े होके कौन इसको सबसे दूरी तक उड़ा पाता है। फिर एक शर्त रखूंगा कि इस हवाई जहाज को ऐसे उड़ाना और जाना इधर चाहिए। फिर एक शर्त रखूंगा इसको ऐसे उड़ाना और जाना इधर चाहिए। और फिर एक शर्त रखूंगा कि ऐसे उड़ाओ कि उड़ के वापस आपके पास आ जाए। और ये सब संभव है, एंड इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिक्स, a lot of aerodynamics, a lot of velocity, a lot of friction, a lot many physicist things which even I do not know. But the environment knows it, and you can explore that these are the things which work this way or that way. एक प्रोफेसर साहब, अभी बनाना मत शुरू कीजिए, 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक प्रोफेसर साहब खड़े थे और बच्चों को, कोई शहरी स्कूल थी महंगी वाली, उनको फिजिक्स सिखा रहे थे कि ये नाला है 12 फीट का, इसको इस तरफ कूदने के लिए फिजिक्स के कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। तो वो सिखा रहे थे कि देखिए तुम्हें वहाँ से इस पाँव पे इतना बल देते हुए ऐसे भागना है, फिर धीरे धीरे तुम्हारा फ्रिक्शन दूर होगा, तब तुम गति पकड़ोगे, इतनी गति पकड़ोगे, इतनी गति के बाद में ये होगा, फिर तुम्हें इस पांव पे इस तरह का बल देके गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट हवा में झूलते हुए उस तरफ कूदोगे। कूदते वक्त तुम्हारी बॉडी का जो मोमेंटम होगा और इसका जो ये फोर्स होगा और सेंट्रीफ्यूगल होगा और फला फला होगा, ये सब समझा रहे थे। तो बच्चे समझ भी रहे थे। तो एक गांव का बच्चा वो साइड में खड़ा था, ऐसे ही चुपचाप खूब देर तक देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, करनो क्या है? तो कहा, भाई कि तो चुप रहे, तेरे को नहीं आता है। जैसे एकलव्य को डांट के निकाल दिया ना, तो चुप रहे भाई, तेरे को नहीं आता है। उसने कहा, ये लो, ये कूदा और उस पार, और ये सारों में से एक की भी हिम्मत नहीं कि ऐसे कूद के चला जाए। क्या उस बच्चे ने कहीं एजुकेशन ली? बट उस बच्चे को सारी फिजिक्स आती है। आप इनकार तो नहीं कर सकते, उसको नहीं आती है। नहीं आती तो कहाँ बल लगाता, कैसे हवा में फ्रिक्शन के अगेंस्ट ताकत को कितनी उछालना, उसके शरीर को सारी फिजिक्स आती है, सारा सिस्टम उसको आता है। बस अब सैद्धांतिक रूप से उस फिजिक्स के नाम देने बाकी रहे हैं कि तुमने ये जो फिजिक्स सीखी है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है और इसका ये नाम है। तो उस बच्चे को सारी फिजिक्स आती थी। अब आपको भी सारा नॉलेज आपके पास में, वैसे ज़्यादातर काफ़ी नॉलेज आपके पास में होता है। जीवन में हमारे पास में नॉलेज अगर नहीं होता तो हमें नहीं मालूम। देखिए, गाड़ी जब चलती है तो एक्सीलरेटर से ज़्यादा योगदान ब्रेक का होता है। ब्रेक नहीं हो तो आप घर पहुंच ही नहीं सकते, और ज़्यादा ब्रेक कोई काम में लेता है। एक्सीलरेटर तो सोया रहता है पाँव के नीचे चुपचाप, बीच बीच में थोड़ा सा चिकोटी काट लेता है, भाई पाँव हटा रहे, बाकी ब्रेक ज़्यादा काम होता है। तो ठीक इसी तरह से बहुत सारा नॉलेज आप कंस्ट्रक्ट रखते हैं। अब मैं ये जो चुनौती दूंगा हवाई जहाज उड़ाने की, आप प्रैक्टिकली आएंगे और उस हवाई जहाज को मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे उड़ाएंगे। हवाई जहाज आप एक नॉर्मल तरीके से बना सकते हैं। अब आप ना दिमाग लगाना है कि मैं जो बना रहा हूँ इसमें ये मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा एरोडायनेमिक्स के हिसाब से, या फ्रिक्शन के अगेंस्ट, या जो भी। आप में से बहुत सारे लोग तकनीकी जानकार हैं और मुझसे बेहतर जानकार हैं।
बहुत बेहतर। तो इसलिए मैं तो सिर्फ आपको एक चुनौती दूंगा और उस चुनौती से आप कैसे पार पाते हैं। तो अपने अपने हवाई जहाज़ बनाना आप शुरू करें और मैं यहाँ बुलाऊंगा और मैं चुनौती दूंगा कि सबसे ज़्यादा दूरी तक किसका हवाई जहाज़ जाता है। जब मैं कहूँगा कि आप इसको इस दिशा में उड़ाइए, वो किसका जाता है। जब मैं कहूँगा आप इस दिशा में उड़ाइए, वो आप जैसे भी करो। अच्छा सुनिए, इसमें मेरी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इस हवाई जहाज में आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहें, लेकिन कागज ही रहेगा, ऐसा नहीं इसमें और कोई। इसी कागज में आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहें, बट यूज योर माइंड दैट हाउ द एरो। आप पधारिए, आइए। अच्छा, आपके लिए आप कौन सी लेना चाहेंगे, आप खुद ही लीजिए। चलिए, मैंने तो चार की, आप इसको इस तरफ उड़ाएंगे, इस तरफ, या सब एक ही मौका मिलेगा, दूसरों को भी तो मिलना है ना। तो सीधा मतलब सबसे ज्यादा दूरी पे आप उड़ाने का चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो उड़ाइए। नहीं, कहीं इससे लगती नहीं है, चिंता मत कीजिए। हाँ, आप उड़ाइए इसको और वापस अपना जो कचरा है ये बिखेरने का वापस ले लेना प्लीज। इसको यहाँ मत बिखरे हुए रखना। हाँ, आप उड़ाइए। चलिए, आप यहाँ से फिर सबके लिए एक जगह रहिए कि हाँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब हो गया सर। चलिए, कोई बात नहीं। अब आप बैठिए, फिर हम 10 मिनट बाद नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे रियल लाइफ में कि क्या गड़बड़ हुई और क्या कमी रही। बैठिए आप। हाँ, अपनी अपनी हवाई जहाज को वापस अपने पास ले लीजिए। आप आइए सर। अच्छा, आप करेंगे क्या, मतलब आप मुझे बता दीजिए इसको किस तरफ ले जाएंगे। इस तरफ। चलिए, मतलब 1 फीट इधर गया थोड़ा सा। चलिए, आपको दे दीजिए वापस। हाँ, आइए, लेकिन आप बता जरूर देना कि आप इसको उड़ाएंगे कैसे और क्या करेंगे। दूर तक। हिज चैलेंज इज टू फ्लाई एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। यस प्लीज। यस। हाँ, यहाँ खड़े होके सर, यहाँ से। हाँ, प्लीज प्लीज। चलिए, सो इट्स बेटर अटेम्प्ट देन द अदर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आइए, आप आ जाइए। अच्छा, अपने हवाई जहाज वापस ले लेना भाई। यहाँ कल बहुत सारे हवाई जहाज नहीं पड़े होने चाहिए। हाँ, अच्छा, आपने बताया नहीं कि आप करेंगे क्या। वापस बता दीजिए एक बार। आपने क्या सोचा था, किस साइड में। इधर का सोचा था, इधर चला गया, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना। अच्छा, एक मिनट, शांति बनाए रखिए। सी दिस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एक्टिविटी एंड इट विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग। यस प्लीज। नहीं, कोई बात नहीं। अब सुनिए, अब आपके हवाई जहाज ने तय कर लिया कि इस दिशा में जाना, तो इस दिशा में जाएगी। वैसे कितनी भी बार कोशिश, मैं कह रहा हूं 100 बार कोशिश कर लीजिए, इधर ही जाएगी। आप 100 बार कोशिश कर लीजिए, भी इधर ही जाएगी, तय है। बैठिए, आप क्या करेंगे। आइए, एक मिनट, आप शांति से सुनिए पहले। आप स्ट्रेट जाना चाहते हैं, चलिए स्ट्रेट भेजिए इसको। चलिए, धीरे धीरे बैठिए, आ जाइए। एक दो अटेम्प्ट आ जाइए और एक दो सुनिए, 1 मिनट। हाँ, प्लीज। अब अपने पास 2 मिनट और हैं, जो जल्दी कर लीजिए। 2 मिनट और है अपने पास। हाँ, स्ट्रेट। It didn't go straight. बैठिए, ले लीजिए। हाँ, स्ट्रेट बैठिए, इस तरफ। हाँ, अब आप फेंकिए। हाँ, सीधा नहीं गया, चलो ठीक है। हाँ, अब 1 मिनट। Is there anyone amongst the
फीमेल मेंबर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाया है, लेकिन हाँ, एक मिनट आप बैठ जाइए। थैंक यू। स्ट्रेट यू वांट? थैंक यू। ये स्ट्रेट फेंकना चाहते हैं? हाँ, अच्छा ठीक है, अपने अपने प्लेन्स ले लीजिए आप लोग। हाँ, स्ट्रेट ही फेंकना चाहते थे? ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिस वे, थैंक यू। अब बैठिए, अब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। नाउ लेट्स रीच ऑन द कंक्लूजन। अब मत फेंकिए भाई। Now, certainly a question arises in everybody's mind कि क्या ऐसा था कि मैंने चाहा वैसे हवाई जहाज उस दिशा में नहीं गया। Now you start working on it. ये कंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होता है, इस एक्सपेरिमेंटल या कंस्ट्रक्शन का फेज शुरू होता है कि जहां पर अब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि कमी क्या रही। कमी ये रही कि आप अभी एरोडायनेमिक्स को नहीं समझते हैं। कार का जो एरोडायनेमिक शेप होता है ना, कि हवा के रेजिस्टेंस को कैसे झेला जा सकता है। अगर आप लोगों ने इसका एक पंख ऐसे कर दिया, किसी ने एक ने किया लेकिन वो नीचे किया, तो नीचे से तो आप सोचिए सब कुछ गड़बड़ी होगा। तब इसका डायरेक्शन एक पंख ऐसे कर देने से हमेशा देखना इसका एक ही डायरेक्शन में उड़ेगी। इधर लाइए थोड़ा सा इसको, हाँ, थोड़ा मॉडिफाई करके। और हमेशा जब ये बना हुआ होता है तो इसके चारों तरफ से पूरा पैक होना चाहिए, जरा सा भी हवा पास नहीं होनी चाहिए। ये देखिए इसकी डायरेक्शन ये ही होगी। अब आप कितनी बार खुद उड़ा के देख लीजिए, अब ये उड़ के यूं ही जाएगा। दूसरा पंख ऐसे किया थोड़ा सा तो उड़ के यूं जाएगा। दोनों पंख किए तो इसकी उड़ने की दिशा ये होगी। और इसको एकदम कॉम्पैक्ट कर दिया, पंख ज़्यादा नहीं, रेजिस्टेंस कम से कम, तो फिर ये बहुत दूर जाएगा। सिंपल सी बात है। सो व्हेन यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस, देन यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, you learn from your mistakes, errors, and it's a trial and error process everywhere. कोई भी व्यक्ति, कोई माँ जाके किसी को कहे कि मेरे बच्चे से मुझे बेहद प्यार है, मैं स्विमिंग पूल पे सिखाने के लिए तो लाई हूँ, बट इसको जब तक स्विमिंग नहीं आए पानी में मत डालना, वरना 1 रुपया नहीं दूंगी और मैं केस अलग से कर दूंगी, देख लेना। जब तक इसको स्विमिंग नहीं आए तब तक इसको स्विमिंग पूल में मत डालना। इज इट पॉसिबल? स्विमिंग विल ओनली बी लर्न व्हेन यू आर इन द स्विमिंग पूल। पानी भी नाक में घुसेगा, घबराएंगे, गिरेंगे 2-4 बार, हड़बड़ाहट होगी, एंड एट लास्ट आफ्टर अ फ्यू डेज you will be a confident swimmer. So this is how you construct knowledge everywhere in all walks of life. Here also, हाँ, एक छोटा सा आपको अनाउंसमेंट करना है कि अभी ये सेशन खत्म होने के बाद एक योगा एंड मेडिटेशन का सेशन रखा गया है, जो कि आपके द्वारा वो जो कि सेशन है वो आपके द्वारा स्वेच्छा से अटेंड किया जाएगा, मतलब वॉलंटियर, किसी के साथ कोई जोड़ जरूरत नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी इच्छा हो तो अटेंड कीजिए। ठीक है, थैंक यू। योगा का अभी तो जरूरी भी है, कैसे होगा खाना नहीं
वापस व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, आप चार्ज डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। हाँ, तो लर्निंग थ्रू वेरियस प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, इट मे बी ए फील्ड ट्रिप, आप किसी फील्ड ट्रिप से हैं तो भी आप एक्सपेरिमेंटल या कंस्ट्रक्टिव लर्निंग करते हैं। आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं जो साइंस में दिए जाते हैं, तो भी आप कंस्ट्रक्शन और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल दोनों। देखिए, इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना बहुत कठिन है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल में भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं लर्निंग का, हालांकि ये जो है इसका पार्ट कह सकते हो, बट आप ये नहीं कह सकते हो कि दोनों बिल्कुल अलग अलग है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के। इसका ये पार्ट है, तो मेजर पार्ट एक्सपेरिमेंटल हो गया, कंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंटल में होता है। तो आप फील्ड ट्रिप कर रहे हो, आप डिस्कशन कर रहे हो, इवन जो डिस्कशन होता है उसके अंदर भी कंस्ट्रक्शन होता है। जैसे लैंग्वेज जो जितनी भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को कंस्ट्रक्शन हमने डिस्कशन से सीखा है, या किसी विचार को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे वो एथिकली एक बहुत मजबूत विचार हो या कोई नेगेटिव विचार हो, उसको भी हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्ट करने का हमारा एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले माइंड में वो प्रपोजिशन डेवलप होती है, प्रपोज किया जाता है, उसके बाद में हम उसको बहुत सारे पैरामीटर्स पे कस के देखते हैं, फिर हम किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं, फिर उसकी एप्लीकेबिलिटी को देख के उसका फीडबैक सिस्टम बना करके उस साइकिल में वापस उसको ठीक करना है या अच्छा करना है या इसमें मॉडिफिकेशन करना है या री इम्प्लीमेंटेशन करना है, वो अब तय करते हैं। तो अभी जो हमने जो किया ये सिस्टम प्लेन को उड़ाने का, ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स, साइंस के, सोशल साइंस के, हिस्ट्री के, सोशियोलॉजी के, लैंग्वेजेस के, सारे प्रोजेक्ट्स पे बच्चों को गलतियां करने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अगर खुद बच्चा किसी अनुभव को अनुभूत कर करके गलती करता है, तो उसकी जो लर्निंग होती है वो फर्स्ट हैंड होती है, ज़्यादा मजबूत होती है, ज़्यादा टिकाऊ होती है, ज़्यादा स्थायी होती है, और वो फिर भूलने योग्य नहीं होती है। मीन्स आप अगर किसी चीज़ को पढ़ाया जाता है किसी चीज़ को, तो निश्चित तौर पर वो भुला दी जाएगी। एक्सप्लेन की जाती है तो ठीक है, उस चीज़ को आप याद रखेंगे, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को में इन्वॉल्व होते हैं तो आप वाकई उसको लर्न करते हैं। तो ये इन्वॉल्व होने वाला मैटर, मैं कितना भी आपको थ्योरेटिकल समझा दूँ, देखिए एरोडायनेमिक्स में, कारों में ऐसा होता है, हवाई जहाज के पंख जो होते हैं डैने, वो इस तरह से यूं फैले होते हैं, उस हवाई जहाज के पंखों के अंदर उसका फ्यूल भरा जाता है ना, सच्चाई यही है, पंखों में फ्यूल भरा जाता है। तो क्यों भरा जाता है, ये समझ में आ जाएगा कि ये बैलेंस रखने के लिए भी ज़रूरी है, दूसरे इसके कई हैजर्डस एस्पेक्ट होते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। तो when you involve yourself in lot many activities, it may be field trip, it may be a discussion, it may be a project, it may be some undertaking you have, it may be some task assigned to you, इस तरह के सभी कामों में इन्वॉल्वमेंट होकर के आप 1-2 घंटे बाद महसूस करते हैं कि उसमें आपने कठिनाई अनुभव की, ये आपको समस्या अनुभव हुई, इसके अंदर आप वहाँ उस पॉइंट पे जाके अटक गए। तो वो एक कहानी आपने सुनी होगी टेक्निकल फील्ड में कि भाई कोई प्रोजेक्ट था बड़ा सा, जहाँ फैक्ट्री थी सेटअप, बहुत बड़ा मशीनरी सेटअप, उस मशीनरी सेटअप के अंदर पूरा मशीनरी सेटअप बंद हो गया। तो खूब इंजीनियर्स आए, माथा पच्ची की, ठीक नहीं हुआ। एक इंजीनियर आया और उसने आके हथौड़ी लेके ठक ठक किया और चालू हो गया और बिल बना के दिया, भाई ये लो 20,000 का। तो ऑडिटर आया, भाई गलत है ये तो, एक हथौड़ी ठक ठक की और 20,000 का बिल गलत है, इसका आप मुझे स्पेसिफिकेशन दो। तो स्पेसिफिकेशन दिया उसने, फिर बना के, लीजिए साहब स्पेसिफिकेशन। हथौड़ी मारने के तो उसने 2 रुपये लिखे थे, बाकी की जो 19,000 समथिंग के, भाई इसको ढूंढने में
ये कहाँ हथौड़ी मारनी और कितनी मारनी है, उसके बाकी के सारे पैसे हैं। तो बस ये एक्सप्लेनेशन मजबूत था और पैसे देने पड़े। पिक्चर भी होगी ये, इसलिए मैंने कहा आपने ये सुनी होगी। हाँ सुनाइए। ठीक है। बाद में फ्रीडम हुई थी तो कोरियन बाइक थी, तो मैं उसमें वारंटी में था। तो उसमें क्या एक प्रॉब्लम आती थी कि वो एक तो एवरेज बहुत कम देती थी, और एक उसका जहाँ पीछे से पकड़ते हैं ना, जो बैठते हैं वहाँ से वो जो उसके जो सीट थी प्लास्टिक की, जो कवर टाइप का होता है, वो फट जाया करता। तो शुरू में लॉन्च हुई थी, बोले इसकी एवरेज नहीं है, ये बात फैल गई। कभी फटाफट ठीक करो उसको, और जो इसकी जो बेली टूट रही है ये इसको ठीक करो। अब कोरियंस जो थे वो क्या करते थे, बाइक जो होती है एक आदमी राइड करता है विदेश में, यहाँ पे करते हैं 3 जने राइड, तो एवरेज कहाँ से देती? चलो ठीक है, इसका ये तो ये रीजन था। एक 3 जने बैठे तो वेट कितना सहती, उन्होंने कहा चलो क्या करेंगे, लेंस लगा देंगे पीछे, जो ये बंद हो जाएगी। बोले एवरेज का, उन्होंने कहा कि कोरियंस है ना, दे वर नॉट एबल टू, बोला ना हमारा सब कुछ सही है, नो ऑल राइट, कि हम भी कर सकता है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा ये जो हीरो वाले थे ना, इनका होंडा वालों से कोलैबोरेशन था, उन्होंने जैपनीज को बुलाया, कुछ नहीं किया उसने, बोले इसका एक इंजन खोल के लाओ। बोले फ्रिक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, पिस्टन, रिंग्स और ब्लॉक में। उसने क्या किया, पिस्टन की रिंग पतली कर दी, और बोले ये रिंग इसमें इस स्पेसिफिकेशन लगा दो, और चल पड़ा। ये ऐसी कहानियाँ बहुत सारी मैनेजमेंट फील्ड में भी सुनाई जाती है कि भाई कोलगेट को ज़्यादा कैसे बिकना शुरू करें, तो कोलगेट का जो मुंह है थोड़ा सा बड़ा कर दो, और मुंह बड़ा किया और कंजप्शन ज़बरदस्त बढ़ गया और एकदम मार्केट में। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये तो चलो एक थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, लेकिन मैंने पहले वाली जो कहानी सुनाई वो इस बात पे बेस्ड है कि द पर्सन जिसने हथौड़ी वहाँ मारी उसने सारा कंस्ट्रक्ट किया हुआ है माइंड में, एक मैप, कॉन्सेप्ट मैपिंग जिसको बोलते हैं ना, मैपिंग या कॉन्सेप्ट मैपिंग दोनों अलग अलग चीज़ें वैसे, लेकिन उसने एक मैप बना रखा है, और वो मैप कंस्ट्रक्ट अनुभव से किया हुआ है। वो अनुभव से जब कंस्ट्रक्ट हम करते हैं तो वो हर जगह पर अप्लाई होता है। ज्ञान की भी एक उदाहरण अभी हम एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लेके भी देखेंगे। अभी आपने जो कॉन्सेप्ट देखा प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल से अब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कैसे करेंगे, तो उसके बिंदु बन जाते हैं कि सबसे पहले अब आप डिसीजन मेकिंग इसमें करते हैं तो उसका पूरा तरीका होता है कि आपकी समस्या क्या थी, कि समस्या ये थी कि मुझे प्लेन को सबसे दूरी पर उड़ाना है। फिर रिजल्ट क्या निकला कि रिजल्ट दूरी पर नहीं उड़ा। नाउ यू स्टार्ट एनालाइजिंग। तो इन दोनों के बीच में रिजल्ट नहीं निकला और समस्या के बीच में जो फेज है पूरा, रिजल्ट नहीं निकलने के कारण आई वॉज नॉट वेरी एक्सपर्ट इन मेकिंग द प्लेन। दूसरा, मैंने जब उड़ाया पंखा चालू था। तीसरा, मैंने उड़ाया पूरी ऊर्जा से, सही टेक्निक से नहीं उड़ाया। चौथा, मुझे हड़बड़ाहट में नहीं उड़ाना चाहिए था। पांचवा, मैंने पेपर गलत चुना, उसकी मोटाई या जीएसएम पेपर का गलत था। छठा, कि जब मैंने उड़ाया था उस वक्त मुझे सोचना था कि मेरा सिलेक्शन राइट लेफ्ट या ये घूम के आने वाला वो कौन सा है। तो 10-20 पॉइंट निकलेंगे। वो 10-20 पॉइंट अभी आप एनालाइज कर रहे हो इसलिए निकल रहे हो, लेकिन रियल लाइफ में वो एनालिसिस आप बिना सोचे समझे करते हो। ये जो जितने भी बिंदु है ना, ये रियल लाइफ में आप करते हो, लेकिन वो बिना सोचे समझे जेहन में आपके आते रहते हैं और कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, और अल्टीमेटली इतने सारे निर्णय के बाद में यू रेक्टिफाइड वन मिस्टेक। अगली बार मैं जीएसएम अच्छा लूंगा, दूसरी बार मुझे पेपर को मोल्ड करके 2-3 पहले एक्सपेरिमेंट करके देखने चाहिए थे, वो मैंने किए ही नहीं, ये मेरी गलती है, चलो इसको भी रेक्टिफाई किया। अगला, मैं हैप हैजर्ड वे में नहीं उड़ाऊंगा, सबसे पहले पोजीशन लूंगा, गहरी सांस लूंगा, उसके बाद में इसको सही तरीके से सही टेक्निक से लॉन्च करना वो सीखूं। तो एक एक करके करेक्ट एंगल, वे ऑफ लॉन्चिंग,
प्रेशर जितना उसमें इन्वॉल्व होगा, किसी ने अगर कम प्रेशर दिया होता तो ज़्यादा उड़ता हो, प्रेशर देने की वजह से एकदम फ्रिक्शन हवा का आगे हुआ नोज पे और वो नीचे गिर गया, जबकि हल्के फ्रिक्शन से शायद आगे उठ सकता था। तो बहुत सारी बातें हैं। देन यू अल्टीमेटली कंस्ट्रक्ट वन कंप्लीट नॉलेज कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम ये सर so when the final conclusion comes, then ultimately you have constructed something very unique, and now you are much more confident in that field. ये कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूसली, मैंने तो एक एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दिया, ऐसे सैकड़ों प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसमें हम लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, सोशल बिहेवियर कंस्ट्रक्ट करते हैं, परसेप्शन कंस्ट्रक्ट करते हैं, विचार कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिलॉसफी कंस्ट्रक्ट करते हैं, और बहुत सारे मॉड्यूल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेफिनेशंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, पर्सनालिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत सारी बातें, लॉट मेनी थिंग्स। अब एक और उदाहरण हम लेते हैं। अब की बार आप कोई काम नहीं करेंगे, अगली बार आपका दिमाग काम करेगा, और दिमाग भी इस लेवल पे काम करेगा कि वो वाले स्तर पे, कल बताया था ना, जो आराम से बैठे बैठे फिर एकदम उनकी इच्छा हुई बाहर ये उगल के आए गुटखा, आज तो बोलने की इच्छा हो रही है, आज गुटखा खाने की इच्छा नहीं हो रही, उस लेवल पे इसको बोलते हैं मस्तिष्क उद्वेलन। वहां भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। कहानियां पसंद है आपको? चलिए, तो एक छोटी सी कहानी है, और कहानी में लॉजिक मत लगाना। कुछ विद्यार्थी क्या कहानी में लॉजिक लगाते हैं, साहब खरगोश कैसे बोल सकता है, कछुआ कभी सोता है क्या? आप तो ये जो कहानी में लॉजिक लगाते ना, कौवा कभी कंकड़ ऐसे मटके में डालता है क्या, वो नहीं, लॉजिक नहीं। हमारा तो कहानी एक उदाहरण के रूप में सुननी है, ठीक है? हाँ, और सुनने के बाद में सारा का सारा सुनने के बाद में हमारा एक डिस्कशन रहेगा। उस डिस्कशन को भी हम सिर्फ 5 मिनट करेंगे, और उसके बाद में कोई कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो वहां भी हम एक विचार कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, है ना? जीवन में भी हर जगह जब हम एक्सपेरिमेंटल और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्कशन भी शामिल होता है। मैंने आपको कहा एक्सकर्सन भी शामिल होते हैं, फील्ड ट्रिप्स भी शामिल होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी शामिल होते हैं, बड़े बड़े रिसर्च एनालिसिस भी शामिल होते हैं, एनालिटिकल अप्रोच आपकी होती है वो भी शामिल होती है, ट्रायल एंड एरर का आपका कोई प्रयास है वो भी शामिल होता है ना, बहुत सारा। जैसे थॉमस अल्वा एडिशन ने बल्ब बनाया ना, तो दोस्त ने कहा भाई ये हर पागल अल्वा तो बड़ी मेहनत कर रहा था इतने दिनों तक, अब तू भी बल्ब जलाना जानता है, मैं भी जानता हूँ, तेरी मेहनत का क्या हुआ पगलेट, बता हैं? अब तू भी स्विच जलाता है, बल्ब जला, मुझे भी मालूम है कैसे जलता है, इसमें टंगस्टन है, ये है, गैस भरी हुई है, अब तू भी जानता, मैं भी जानता, तेरी मेहनत तो बेकार गई ना, अब तेरे और मेरे में बराबर ही हो गए, क्या फर्क रहा? बलवा ने कहा नहीं भाई, देयर इज अ डिफरेंस, तू सिर्फ बल्ब जलाने का एक तरीका जानता है, मुझे 999 वो तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं जलता है। यानी इतनी मिस्टेक्स मैंने पीछे कर रखी है, वो मिस्टेक्स मेरी बहुत काम आती है, अभी भी मैं और चमत्कार कर सकता हूं, और वो किए भी उन्होंने लाइफ में बहुत सारे। और तो 999 फेलियर्स जिंदगी में, और फिर अंत में एक सफलता, तो वो फेलियर्स कभी फेलियर्स थोड़ी है। That is the process of learning and process of construction, and ultimately you constructed something. The same way everything applies. तो कहानी शुरू करते हैं। 3 दोस्त थे, और कहानी को गौर से सुनना, क्योंकि जब आप कहानी को गौर से नहीं सुनोगे डिबेट कैसे करोगे। तो 3 दोस्त थे, और तीनों दोस्त किसी गांव में थे, गांव में ज़्यादा इनकम नहीं थी, गरीबी थी, तो कहा भाई चलो शहर में जाके कुछ काम करते हैं, वहाँ पे अवसर होते हैं ज़्यादा, पैसा भी ज़्यादा होता है। तो तीनों दोस्त ने 7 सफ़र तय किया शहर जाने का। गांव गांव गुजर रहे थे, एक गांव, दूसरा गांव, तीसरे गांव। जब एक किसी गांव से गुजर रहे थे तो उस गांव के जरोखे में, गवाक्ष जो होती है ना खिड़की, उसमें एक सुंदर लड़की खड़ी थी। तो तीनों का दिल वहीं अटक गया कि भाई कमाना उमाना सब फालतू की बातें, हम तो क्या करें, हम तो इससे शादी करेंगे।
तो ऑल थ्री ऑफ देम डिसाइडेड टू मैरी दैट गर्ल। तीनों ने तय कर लिया, जिंदगी कहीं भी जाए, इधर जाए, कमाने का, जीवन का एक ही मकसद है, शादी करना। ठीक है साहब, उसी गांव में डेरा डाल दिया, आगे सब भूल गए, लक्ष्य वगैरह सब कुछ। ठीक है, ईश्वर को कुछ और मंजूर था, पता नहीं उन तीनों की नजर लगी या क्या हुआ, वो पीलिया रोग से ग्रस्त हो गई। कई बार नजर लग जाती है, ऐसा कहते हैं, हो सकता लग गई हो, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ। हाँ, उसको पीलिया रोग, लड़की को पीलिया रोग हो गया, और पीलिया रोग इतना एग्रेवेटेड हो गया कि धीरे धीरे एक समय पश्चात अलास उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दीवाने तो दीवाने होते हैं साहब। मरने के बाद एक ने तय किया कि हमारा दिली रिश्ता तो रहा है, कोई बात नहीं, इसको गंगा में ले जाऊंगा। तो उसकी अस्थि कलश को एक व्यक्ति गंगा ले गया। एक और था दूसरा व्यक्ति, वो इतना दीवानगी में पागल था कि उसने कहा भाई जहां इसको अंतिम संस्कार किया गया, मैं तो यहीं झोपड़ी बना के रहूंगा। प्रेम तो प्रेम होता है, प्रेम अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, ऑल इज फेयर इन लव एंड वार। तो ये तो फेयर है, ठीक है, आई लिव हियर। पहले ने तो गंगा चला गया, दूसरा वहीं रहने लगा, तीसरा पगला गया। वो कहते हैं दीवाना हो जाता है, तो वाकई दीवाना हो गया। वो दीवाना होके अब बड़बड़ाता हुआ कोई घूमता है ना, तो वो अब और दूसरे गांव में घूमना लगा पागल की तरह इधर उधर। तो घूमते घूमते किसी द्वार पे पहुंचा, तो किसी ब्राह्मण को दया आई कि भाई ऐसे घूम रहा है बेचारा, आज मेरे घर भोजन कर ले। तो ठीक है, उसने भोजन करने के लिए घर में प्रवेश किया। गौर से सुनते जाना कहानी को ना। घर में प्रवेश किया, और घर में प्रवेश करने के बाद में ब्राह्मण ने उसको भोजन वगैरह कराया। तो वो एक दृश्य देखता है, वो दृश्य देखता है कि माँ, उस घर में एक छोटा बच्चा होता है, तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है। बच्चा कुछ हरकत ऐसी कर रहा है तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसको पीटना शुरू किया। पीटने के चक्कर में वो चूल्हे के पास बच्चा गिर गया और जलने लग गया, जल गया। कोई नहीं, माँ घबराई नहीं, जलने के बावजूद भी उसने एक थैली से किताब उतारी और किताब से 2 मंत्र बोले, और वो बच्चा वापस जीवित हो गया। जो हमारे मिथिकल स्टोरीज में जो महामृत्युंजय मंत्र होता है, ऐसा कुछ बोला, वो बच्चा वापस जीवित हो गया। पगले को मजा आ गया यार, ये दिस वन इज अ ग्रेट फॉर्मूला। तो रात को सब लोग सो गए। वो रात को 2 बजे लालटेन की विक को थोड़ा सा तेज किया, और तेज कर करके वो ही किताब उतारी, अपने थैले में डाली, और भागा भागा वहां आया जहां चिता थी, और फटाफट वो 2 बोले, और वो वापस बन गई। झगड़ा फिर से शुरू हो गया, क्योंकि एक वो जो गंगा जल देख के आया था, वो वापस वहीं आ गया कि रहूंगा तो इसी गांव में, और एक साहब तो वहीं पे रहते थे, अपना अपार्टमेंट बना लिया था पूरा, और तीसरा फिर आ गया वापस। अब द क्वेश्चन इज, इट्स ए फिलोसॉफिकल क्वेश्चन, इट्स ए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इट्स ए सोशियोलॉजिकल क्वेश्चन, इट्स ए मैकेनिकल क्वेश्चन, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, कुछ भी समझ लीजिए। बट सवाल यह है, हु द गर्ल शुड मैरी टू, और हु द बॉय शुड बी एलिजिबल फॉर मैरिंग दैट गर्ल। क्वेश्चन किसी भी तरह से बना दीजिए, अब इसका जवाब दीजिए, और जवाब एक एक व्यक्ति देना। शमशान में जो रहा, 1 मिनट, अच्छा कोई लॉजिक भी दीजिए साथ में, तो हम क्या किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, तो लास्ट में कंक्लूजन भी तो पहुंचाएंगे। जिसने वापस उसको जिंदा किया, तो वो क्रिएटर हो गया, तो उस वो अच्छा ठीक है, आपका लॉजिक ये है कि भाई जो क्रिएटर है वो तो पिता हो गया, माइथोलॉजिकल स्टोरी में ऐसा मानते हैं, ठीक है, आपका तर्क हमने एक्सेप्ट किया। और बताइए। और गंगा जी गया वो पुत्र हो गया। गंगा जी गया वो पुत्र हो गया, चलिए ठीक है, गंगा जी गया उसने पुत्र का। बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा
चौपड़ी बना के रहा, उसी का हक है इस पे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब सुनिए। अब सुनो, यहाँ एक थोड़ा सा, हाँ चलिए आगे चलिए, अभी और अपने लॉजिक दीजिए, पहले लॉजिक दीजिए फिर हम कंस्ट्रक्ट बाद में करेंगे। बताइए, आगे बढ़िए। इतने परेशान क्यों हो गए? होने दो, अपने क्या नहीं होगी, किसी की नहीं होगी। हाँ अच्छा, ये कह रहे हैं भाई कि महाभारत में जो हुआ था द्रौपदी का, भाई 5 पांडवों के साथ ही झगड़ा गाएगा, 3 की शादी करा दो, ठीक है, वन ऑफ द लॉजिक्स। आगे बढ़िए। सर लिखित हिसाब किताब रख रहे हैं? हाँ जल्दी जल्दी, मैंने 5 मिनट ही रखे हैं डिस्कशन में, फिर आगे इस पे कंक्लूजन पे। हाँ सर, मेरे अकॉर्डिंग किसी से नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम था उससे, वो अच्छी बात है, लेकिन उनका जो एम था उसके चक्कर में छोड़ दिया उन्होंने, खुद का जो परिवार था वो छोड़ दिया। हाँ। तो उसमें यह है कि अगर आप अपना परिवार छोड़ के किसी के पीछे बैठे हो तो फिर ये चीज की क्या गारंटी कि आप उसका भी ध्यान आगे रख पाओगे। वेरी गुड, ऐसे लोग संसार में चाहिए भाई थोड़ा। और बताइए, अभी संसार में और सोच बहुत बड़ी है। सर वैसे आपने शुरू में ये कहा कहानी में लॉजिक नहीं लगाना। नहीं, कहानी में नहीं लगाना, कंक्लूजन में खूब लगाएंगे। कहानी में नहीं लगाना, मैंने कहा कंक्लूजन में तो लॉजिक क्या, लॉजिक की बाढ़ आएगी। हाँ हाँ, अब बोलिए। आप में से किसी एक ने ये नहीं कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, जेंडर की बात तो हम करते हैं, भाई लड़की से तो पूछ लो एक बार। किसी ने नहीं कहा। मैंने कहा एक बात मैं भी कह दूं। अब और आगे बढ़िए। चलो अब आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, अब सुनिए। इट्स a kind of social construct. We socially construct many concepts, thoughts. जो सबसे पहले जिन्होंने बोला ना, ये इनका माइथोलॉजिकल कह दीजिए या नैतिक स्तर पे कह दीजिए, इन्होंने एक सोशल कंस्ट्रक्ट, हालांकि इन्होंने बोला है, इनका खुद का सोशल कंस्ट्रक्ट वो है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो बोला उसमें एक सोशल कंस्ट्रक्ट ये झलकता है कि ये नैतिकता के रास्ते पे संसार को चलाते हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई थ्योरी नहीं, बस नैतिकता संसार में ये एस्टेब्लिश है, उस नैतिकता पे ये निर्णय होता है। तो ये इनका सोशल कंस्ट्रक्ट है। इन्होंने अपने सोशल कंस्ट्रक्ट बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिए कि नैतिकता संसार में सबसे जरूरी है। ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट। वो जो सबसे कोने में उधर बैठे हैं, कभी कभी बैक बेंचेस से ऐसे विचार आते हैं, आप देखिए देश बदल जाता उससे। तो उन्होंने जो विचार कहा वो प्रैक्टिकलिटीज पे बेस्ड है कि आप ये क्या कर रहे हो भाई, वो तो इस एम पे निकले, कोई और भटक गए, कल और भटक जाएंगे, वो तो कोई और खिड़की पे कोई और दिखा तो कल और भटक जाएंगे। तो उनकी जो थ्योरी थी वो बेस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटीज। तो इन्होंने जो कंस्ट्रक्ट किया उस चीज को, कहानी के साथ चलते चलते लास्ट में इन्होंने अपना एक कंस्ट्रक्शन दिया कि जमी नहीं सर, ये कोई भी एलिजिबल नहीं है। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन किसी ने भी ये कंस्ट्रक्ट नहीं किया आप में से कि भाई लड़की को तो पूछ लो। ये आपका सोशल कंस्ट्रक्ट बहुत नेगेटिव है। ये सोशल कंस्ट्रक्ट कहां से बनाया? जेंडर बाय सुन सुन के शादी तो लड़के ही अपनी इच्छा से करते हैं। लड़की कभी लड़का देखने जाती है क्या? क्यों नहीं जाती है? नहीं, पर सोशल कंस्ट्रक्ट गलत कर दिया ना आपने, तो अपना सोशल कंस्ट्रक्ट ही गलत कर दिया। मान के चल रहे हो कि हाँ यही करेंगे, अपना डिसीजन तो यही लेंगे, जब डिसीजन अदरवाइज भी तो हो सकता है। किसी ने सबसे पहले ये नहीं कहा, क्योंकि मेल के सोशल कंस्ट्रक्ट और फीमेल के सोशल कंस्ट्रक्ट भी समाज में लगभग एक जैसे हैं। कहीं से आए हो, परिवार से आए हो, माइथोलॉजी से आए हो, लिटरेचर से आया हो, व्यवहार से आया हो, संस्कारों से आया हो, मूल्यों से आया हो, पता नहीं कहां से आया हो, बट आया तो है। भाई आप लोगों के पास ये कंस्ट्रक्ट है कि नहीं बताइए?
It's a definite construct. If I would have told the same story in Western world, पश्चिमी संसार में कहानी सुनाता ना, तो एक लड़की सिगरेट पीते हुए खड़ी होती उसी पंडाल में से, सर आपने ये जो कहानी सुनाई है, आपको मैं क्लियर कर दूं, इट्स ए नॉनसेंस स्टोरी, क्यों करेंगे उससे शादी? वहां का सोशल कंस्ट्रक्ट अलग है। तो अब आप यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे कितने सोशल कंस्ट्रक्ट हमने कर रखे हैं, जिन सोशल कंस्ट्रक्ट का हमें पता नहीं वो अच्छा है या बुरा है, बट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इट अपने आप को। नहीं, हमें पता भी नहीं है वो कौन कौन से सोशल कंस्ट्रक्ट है, लेकिन हमने अपने आप को वो कंस्ट्रक्ट हम कर चुके हैं बहुत सारे, और वहां पर हम निर्णय भी लेते हैं, उन कंस्ट्रक्ट के आधार पर बहुत सारे निर्णय लेते हैं कि नहीं यही सही है, दूसरा गलत है, यही सही है। भाई कई बार हम कहते हैं ना कि टीचर आए खड़े क्यों नहीं हुए, दिल में सम्मान होना चाहिए, खड़े होने से क्या होता है? दूसरे ने कहा खड़ा तो हुआ नहीं जाता, दिल में सम्मान है, चल फुट। दो कंस्ट्रक्ट हुए ना, one is very different and the other one is based on some conception or what you call misconception, whatever it is, but these are the conceived notions of the individual. तो अब हम जब सोशल कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस तरह के सोशल कंस्ट्रक्ट पब्लिक व्यवहार में जो कहानियां सुनते हैं, आचरण देखते हैं, उन सब चीजों से भी हम सोशल कंस्ट्रक्ट करते हैं। थ्रू डिस्कशन भी हम सोशल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लासरूम में जब दो बच्चे बातचीत कर रहे होते हैं, या क्लासरूम में नहीं भी है, लेकिन दो बच्चे जब बरामदे में चल रहे हैं या बैठ करके ताश खेल रहे हैं, तब भी उनके दिमाग में एक कंस्ट्रक्शन चलता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ आप अपने जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां पाते हैं, वहां पर वैसा वैसा कंस्ट्रक्शन करते हुए चलते हैं। अगर आपको लगातार नकारात्मक परिस्थितियां मिल रही है, तो वहां के सोशल कंस्ट्रक्ट आपके वैसे ही हो जाते हैं। एक व्यक्ति 20 साल जेल में रहा, जब उसको बाहर निकाला ना, तो बाहर निकालते ही उसने ऐसे वैसे किया, और बाहर जो पहरेदार था उससे बीड़ी मांगी और कहा यार ये वापस शिफ्टिंग का कोई सिस्टम हो सकता है क्या? बाहर तो बड़ी धूप है, गर्मी लग रही है, और आधे घंटे बाद में वापस आया हो, बीड़ी मांग के कहा वापस कोई शिफ्टिंग का सिस्टम हो तो कर यार, मेरे से रोटियां वोटियां ये कमाने का काम नहीं होता है। द पर्सन कंस्ट्रक्टेड द लाइफ हिज ओन वे एंड मोल्डेड अल्टीमेटली दैट नेगेटिव वे। तो जीवन में हम लोग जैसे जैसे वातावरण को और एनवायरमेंट को आसपास पाते हैं, वैसे वैसे हमारे कंस्ट्रक्शन होते जाते हैं। क्लास में भी अगर टीचर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जहां पर उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए देता है और ऐसे कंस्ट्रक्शन करने की सिचुएशंस देता है, तो उसके बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक रिजल्ट्स रहते हैं। लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों को नहीं देते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत नकारात्मक भी, माइनस में भी जाने शुरू हो जाते हैं। सो social construct, it may be some philosophical construct, it may be some mechanical construct, it may be sometimes a psychological construct। जितने भी जो emotions होते हैं, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो एनवी हो, या जिसको हम एंग्जाइटी बोलते हैं, या बहुत सारे लॉट मैनी टाइप्स ऑफ इमोशंस आर देयर। सिंपैथी है, करेज है, कंपैशन है, इंटीग्रिटी, बहुत सारे तरह के इमोशंस होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? और सबके अपने अपने कंस्ट्रक्ट किए हुए मैं बता रहा हूँ। एक ही बात पे कुछ जैसे पेरेंट्स से लेते हैं, कुछ एल्डर्स से लेते हैं, कुछ सोसाइटी के रिलीजियस लोगों से उसको देखते हैं, तो उसके लिए जो कुछ आदतें बहुत पसंद करते हैं, उसको आइडल मानते हैं। कोई जैसे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स सारी उम्र ये किया है, तो हमें भी ये करना चाहिए, फिर ये बस। यानी आप
कॉग्निटिव की बात परसों करेंगे हम लोग। हाँ नहीं बिल्कुल, हाँ सही कह रहे हैं। मेरे ऑफिस में एक बार 2 बच्चियां आई, गौर से सुनना, हम टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन। तो 2 बच्चियां आई और एक थोड़ी रुआंसी सी थी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों रो रहे हो? सर आई वॉज कमिंग फ्रॉम होम व्हेन आई रीच्ड फला फला जगह, सो एक लड़का बड़े से बालों वाला, बुलेट थी उसके पास, हमारे पास स्कूटी थी, मैं चला रही थी, वो ऐसे कट मार के आज तो हम गिर जाते मर जाते। सर आई हेट दिस बॉयज सोसाइटी, मैं तो अब सोच रही हूँ प्राइवेट ही पढ़ाई करूँ, मुझसे ये नहीं। मैं और रोने लग गई। तो दूसरी लड़की पास वाली खड़ी थी। मैंने कहा, मैं जनरली विचार कंस्ट्रक्ट कर रहा था, मैं क्या बताऊं इनको, क्या समझाऊं। उससे पहले दूसरी वाली लड़की ने कहा सर ये पागल है। मैं कहा क्या हुआ बेटा, पागल कैसे होता? कुछ नहीं सर, स्कूटी मैं चलाती तो उसको गिरा के बताती बुलेट वाले को। जवाब उसको मिल गया, मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं। वो थोड़ी सी वो भी मुस्कुराई और बस, ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं, वो खुशी खुशी चल पड़ी। अब देखिए 2 बच्चियों के सोशल कंस्ट्रक्ट देखिए। एक ने उसको इतना नकारात्मक ले लिया कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं अपने सारे काम धंधे छोड़ दूं, सड़कों पे आना छोड़ दूं, ऐसा करने से मर जाऊंगी, मेरी गाड़ी गिर जाएगी। और उसने तो अपने जीवन के लक्ष्य बदल दिए। एक ने हंसते कहा कि ये कौन सी बात है, मेरे पास थी नहीं गाड़ी, वाली मैं गिरा के बताती। क्यों होते हैं ऐसे सोशल कंस्ट्रक्ट? सिचुएशनल। आप सोचिए कई बच्चे ऐसे होते हैं घरों में जिनको आप बढ़िया अच्छे से शानदार वाली पिटाई कर दो तो बाहर जाके कहेगा आज मुझे खूब पीटा यार घर पे, कल से ज्यादा पीटा आज, मजे मजे से बता रहा। और एक को पीट दो तो 7 दिन खाना नहीं खाएगा, फिर माँ ही माफी मांगेगी तब वो उठेगा। ये सोशल कंस्ट्रक्ट भी सिचुएशनल हम लोग क्रिएट करते हैं उनके लिए। कि जब शुरुआत में बच्चा नहीं जगता था तो गांव की माएँ अक्सर ऐसा करती है, सबसे पहले तो उसकी गूदड़ी को फेंकती है, 2 पाई है इधर, 2 लगाऊंगी कनपट्टी पे, तो फिर वो उठता है मलते हुए ऐसे, फिर एक और पड़ती है, फिर वो भागता है। लेकिन फॉन्डल्ड चाइल्ड अलग तरीके से उठाया जाते हैं। उठ जा बेटा, पहले थोड़ी देर उसके सिर पे हाथ फेरेंगे, फिर थोड़ी सी आधा फुट रजाई हटाएंगे, एकदम सर्दी लग जाती है, फिर आधा फुट और हटाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद में उसके सिर पे एक बार फिर हाथ फेरेंगे, और फिर थोड़ी देर बाद में उठा करके उसको कहेंगे चाय ले आऊं? हाँ लेके आओ, जल्दी उठा दिया तो लानी पड़ेगी, तो फिर चाय लाई जाती है। वो पहले वाले केस में। अब पहले वाले केस में ऐसे ह्यूमिलिएशन, बच्चा 10-20 झेल चुका है ना, उसको आप बढ़िया लीली वाली लकड़ी से पीट सकते हो और जाके कोई शिकायत भी नहीं करेगा। और दूसरे वाले केस में अब आपने कंस्ट्रक्ट किया उसके लिए बिहेवियर, अब आप उसके कंसिस्टेंटली ऐसे बिहेवियर को नहीं चल रहे और एक दिन कुछ गलत हो गया उसके साथ, सोचिए वो कहेगा मैं तो सुसाइड करूंगा आज। घर वाले समझाएंगे मत कर यार भाई, समझ रहे हो बात को? द इमोशंस आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड। डू यू एग्री विथ मी? मेरे से एग्री तो कर रहे हो ना कि ये कंस्ट्रक्शन ऐसे होते हैं? द इमोशंस आर कंस्ट्रक्टेड द सेम वे। इसी तरीके से सारे के सारे इमोशंस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। तो इमोशंस भी कंस्ट्रक्ट होते हैं, विचार भी होते हैं, फिलॉसफी भी होती है, भावनाएं भी होती है, डेफिनेशंस भी होती है। सारे कंस्ट्रक्ट एक दिन में नहीं होते हैं। सक्सेस और फेलियर दैट नेवर हैपन्स ओवरनाइट।
It's a long way of construction, and bit by bit you ultimately give it a shape, और वो फिर एग्जीक्यूट होता है। तो कंस्ट्रक्शन कभी भी रुकता नहीं है, इट्स ए प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। जहां स्विमिंग पूल में, मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि उस स्विमिंग पूल में आप बिना डूबे, बिना हिचकोले गुचकोले खाए क्या आप तैरना सीख सकते हैं? नहीं। द नॉलेज एक्चुअली इज कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड। अनुभव के अंदर वो धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट होके फिर वो अप्लाई करने के मोड में अंत तो गत्वा जाता है। और आप थ्योरेटिकल तो सीख सकते हो तैरना, थ्योरेटिकल सीखना संभव है कि भाई बटरफ्लाई कैसे करते हैं, कि बटरफ्लाई में यूं हाथ और यूं करके ऐसे चलते हैं, बैक स्ट्रोक कैसे है कि ऐसे हाथ घुमाते हैं, उसमें सारा दिशा निर्देश तो दिया जा सकता है, बट इट हैज बीन थ्योरेटिकली कंस्ट्रक्टेड इन बुक्स। मैंने अभी कहा भाई कि शादी तो उससे क्यों हो साहब, गलत कह रहे हो, किसी से नहीं होना चाहिए, तीनों नालायक है। तो ये कंस्ट्रक्ट इन्होंने कहीं न कहीं अपने जीवन के प्रैक्टिकल बिहेवियर में सीखा कि ये नालायक नालायक बहुत बार सुना इन्होंने। जीवन में उद्देश्य तो है नहीं, भटकते ऐसे ही, कोई खिड़की पे मुंह डाल के खड़े हो जाते हैं पागल कहीं के, ये इनका कंस्ट्रक्शन है। और ठीक है, बुरा क्या है, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो होते हैं, सोशल कंस्ट्रक्शन, वो एक दायरे तक ही काम करते हैं। आप इंग्लैंड के कंस्ट्रक्शन यहां नहीं चला सकते, क्योंकि जब काल समय परिस्थितियां बदल जाती है, वहां के मूल्य भी थोड़े से बदल जाते हैं। समय बदलता है जब मूल्य भी बदल जाते हैं, और स्थान बदल जाता है तो भी मूल्य थोड़े से बदल जाते हैं। हाँ, शाश्वत मूल्य एक जैसे रहते हैं। शाश्वत मूल्य मतलब जिनकी जो इटरनल वैल्यू होती है, कि आप वायलेंस को कभी भी नॉन वायलेंस से बेहतर नहीं बता सकते, चाहे अमेरिका में खड़े हो चाहे इंडिया में खड़े हो, वो तो शाश्वत मूल्य है। लेकिन कुछ मूल्य ऐसे होते हैं कि भाई आप खड़े हो गए, यहां कह दो कि बिना मैरिज का कोई जीवन होता है क्या? बिना मैरिज के जो जीवन जी रहे हैं, नारकीय जीवन है, लिव इन रिलेशनशिप इज एक्सट्रीमली बैड, अनएथिकल। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज में कहते हैं दिस इज। बताइए भाई, इस टॉपिक को इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उससे आउटपुट और रिजल्ट। जब भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग होती है तो वहां आउटकम के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता है जितना प्रोसेस के ऊपर जोर दिया जाता है। आउटकम तो अपने आप आएगी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूते च असंगोस्तु अकर्मणि। सुना होगा इस श्लोक को आप लोगों ने, बाद में देख लेना अर्थ इसको। नहीं सुना ना? हाँ सर। I am related with electrical engineering, तो एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं जी, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके। रिसेंटली इंट्रोड्यूस दिस एंड डिस्कस किया। उसमें मैंने सिंपली बच्चों से उनके डोमेस्टिक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल्स, डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। ओके। पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैंने क्या किया, उन बच्चों के सबके घर में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन थे, वो गांव से थे या एग्रीकल्चर, उनसे मैंने उनके बिल मंगवाए सर। ओके। इलेक्ट्रिसिटी के बिल मंगवाए। ओके, दैट्स ग्रेट, प्रैक्टिकल। और उसके बाद में उनको मैंने ये प्रैक्टिकल दिया कि आपके घर में क्या क्या इक्विपमेंट है, उनकी लिस्ट बनाइए और आप मेरे को मेथड बताइए कि कहाँ कहाँ आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो ये जो तरीका था, मैंने इस तरीके को इम्प्लीमेंट किया। ब्यूटीफुल वे। मुझे लग रहा है कि आपने जो तरीका बताया वो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी कह दीजिए और कंस्ट्रक्शन भी कह दीजिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट उन्हीं को मौका दिया कि आप फाइंड आउट कीजिए इसको कहाँ। फनी थिंग इज दैट उनके कईयों के इलेक्ट्रिसिटी के बिल 50-50 रुपए थे, तो मैंने कहा चोरी करते हो गया, हंसने लगे। नहीं, उसमें भी चलो एक कंस्ट्रक्शन ही हुआ कि कम बिल आना। बहुत प्रैक्टिकल चीज है वो जो होता है। नहीं, बट इट्स अ ब्यूटीफुल वे। मैंने इससे देखा है। आपने इतना सोचा, बिल मंगवाया, यही तरीका मैं कह रहा हूँ ना, कल भी मैं कह के गया था कि भाई सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। आपने कितना सरल किया चीज़ों को। अगर आप एनर्जी कंजप्शन और दूसरी थ्योरेटिकल चीज़ें
लिख लिख के प्रोजेक्टर पे इस पे उस पे बताते रहते, समझ में ही नहीं आती बात क्या कर रहे हैं। जो सुख खरोश में देखिए खूबी बयान की, पूछी जमीन की, बताइए आसमान की, दोनों में लेना देना ही नहीं है कुछ, तो वो नहीं होना चाहिए। और कोई ऐसा एग्जाम्पल जैसे सर ने जो बताया, इट्स ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली he got the students to bring all those electricity bills, then a kind of comparison, then a question putting, then finally drawing some conclusion out of that. It's a beautiful way. इसी तरह से आपने अपने लाइफ में ऐसे कोई किया हो या कर सकते हो ऐसे, उस पर भी विचार कर सकते। हाँ जी। जैसे कि हम मैकेनिकल में हैं तो वहाँ क्या चीज़ें दिखती रहती हैं, तो हम क्या उनको बोलते हैं, अगर हमारे लैब्स वगैरह में अवेलेबल हैं तो उनको वहाँ जाने के लिए बोलते हैं कि आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद में हम वहीं पे उसको डिस्कस करते हैं, तो क्लासरूम में आके उनकी जो भी थ्योरी है वो ये भी तरीका। हमने लैब्स वगैरह के बारे में बात करें तो वो डिस्कस किया, कैंस वगैरह के बारे में तो जो भी उनके पास साइकिल वगैरह थी हमारे लैब्स वगैरह के बारे में, बेल्ट वगैरह के बारे में बात कर रहे थे तो उनको बेल्ट वगैरह दिखाई क्या क्या टाइप वगैरह, कन्वेयर बेल्ट। ओके, सो अब जो, हाँ और कोई, हाँ एक मिनट, हाँ सर आप बोलिए। ब्यूटीफुल, दिस इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन की आदि कहानी सुनाई, बाकी आदि अब तुम सुनाओ, ये भी एक कंस्ट्रक्शन का तरीका। एक मिनट पहले आप कुछ बोल, फिर मैं आपसे। हाँ सर आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर हाँ आपसे, फिर वो बोलेंगे। गाड़ी के पार्ट तो जैसे प्रॉब्लम जो हमारा ब्रेक पैड दिया था मैं मारुति से इनसे करवाता हूँ, फिर इस चक्कर में ये गियर और जैक और रॉड इंजन खराब कर दी बच्चों ने, तो अल्टीमेटली आपने ये कंस्ट्रक्ट किया कि आगे से ये नहीं देना है। मतलब बच्चों ने सिखा दिया। हाँ सर प्लीज आप बताइए। सर आई दिलीप सर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग। तो सर हमारे में स्ट्रक्चरल एनालिसिस का एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें क्या है, जैसे बीम डिजाइन, कॉलम डिजाइन के रेस्पेक्ट में बात होती है। तो जनरली क्लास में कोई भी बच्चा बदमाशी करता है तो मैं उसको पनिश करने का एक तरीका निकाला है कि उसको मैं कैंटिलीवर बीम का एक बना देता हूँ उदाहरण। जस्ट लाइक कैंटिलीवर बीम ये है कि उसका एक सपोर्ट फिक्स होता है और वन जो एंड सपोर्ट है वो फ्री। तो मैं उनको उन्हीं का बैक पकड़ा के और ऐसे खड़ा कर देता हूँ और उनको वो चीज़ फील कराता हूँ कि जैसे उसमें जो एक्चुअल स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होती हैं उस बीम में, कि मैक्सिमम स्ट्रेस कैसे डेवलप होगी, कहाँ पे होगी। तो वो उनके जो बॉडी में पेन आता है हाथ में, तो उससे वो फील करते हैं। और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि आप खुद ही देखो कि इसको कम कैसे कर सकते हो, जो लोड को हम ट्रांसफर करते हैं बीम पे। ब्यूटीफुल वे, वंडरफुल वे। मतलब आपको तो ये पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ। ये अभी सोचा है या वाकई प्रैक्टिकल आप ऐसा करते हैं? करता हूँ सर मैं, मतलब उनको मैं वन हैंड पकड़ाता हूँ पहले तो, फिर उन्हीं को बोलता हूँ आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए। आपको अपना स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम डेवलप होती है स्ट्रेस, उसको आप कैसे रिलीव करोगे। तो वो लोड को जस्ट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो स्ट्रेस आगे हो जाएगी और लोड का डिस्ट्रीब्यूशन हो। हम लोग इसको प्रबंधन में ऐसे सिखाते हैं कि बोझ कितना ये महत्वपूर्ण नहीं है, अब कहाँ उसको कैरी करते हैं महत्वपूर्ण है। यूं अगर आप एक अंगुली के अंदर 10 किलो लटका के चलोगे तो वहां तक भी नहीं जा पाओगे। 2 में थोड़ा और आगे जाओगे, पूरा हाथ में ले लिया थोड़ा और आगे जाओगे, वहीं उसको ऐसे पकड़ लिया थोड़ा और आगे जाओगे, यहाँ रख दिया और आगे जाओगे, सिर पे रख के तो 2-4 किलोमीटर चले जाओगे। तो जिंदगी में भी बोझ कहाँ रखते हैं, दिमाग में रख दिया तो हॉल से बाहर भी नहीं जा पाएंगे, नहीं बैठे बैठे रोते रहेंगे। और उस लड़की की तरह मैं ये तो पागल है सर, मैं होती तो गिरा के बताती, वो दिमाग में नहीं और दिल में भी नहीं रखते हैं, वो उसको कहीं ऐसी वैसी जगह रखते हैं, पता नहीं कहाँ पड़ा है, खुद को ही नहीं मालूम। समझ रहे? हाँ नहीं, ये आपने जो बात कही, इसमें जो बच्चों ने अपने कंस्ट्रक्ट बनाए हुए हैं ना,
ये चीज़ें गायब हो जाती है, ले जाते हैं। इस कंस्ट्रक्ट को डीकंस्ट्रक्ट भी आप नॉलेज के थ्रू कर सकते हैं। वो पूरा जो टीचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, गमले लेके, ये गमले भी खुद ही लाते हैं। तो इस गमले का है ना, में जो पेड़ है उसकी मेंटेनेंस भी यही करेंगे। अलग अलग बैच को अलग अलग वो दे रखे थे पहले, कोरोना से पहले। अभी तो क्या कोरोना में बहुत कुछ मिस हो गया, कोरोना के बाद। नहीं तो गमले पेड़ उसकी ओनरशिप थी, इससे इस क्लास तक की ओनरशिप नहीं थी। स्टूडेंट दो दे रखे थे, ये इसकी ओनरशिप। और जब लगे थे वहाँ, आज अंदर ही अंदर 200 पेड़ हैं हमारे पास। इसका मतलब है कि आप जो अभी वो पाने खो जाने की बात कह रहे थे, उससे तो बहुत बेहतर काम उन्होंने कर दिए हैं। तो इसका मतलब कंस्ट्रक्शन डीकंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेस में चलता रहा, उसमें आपने डीकंस्ट्रक्ट करके उनको ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की तरफ ले गए। ठीक है, अच्छी बात है। और 200 पेड़ लगे हुए हैं, जामुन, अनार, अमरूद। हाँ हाँ, सर ये कॉलेज की संपदा अधिकारी है। संपदा अधिकारी है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो सुनिए, तो कॉलेज केवल इनकी संपदा, ये कंस्ट्रक्शन है अपना, सर ये है तो नीमर में कॉलेज है। ऐसी बात है? ऐसी बात है। ये तो बहुत बड़ी तारीफ है आपकी। सर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना मेरा से। चलिए, तो अच्छी बात है। देखिए, अगर नीमराणा में आपका इतना नाम है तो इसका मतलब है कि समथिंग नहीं, अच्छी बात है। और ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, 5.5 किलोमीटर आबादी से दूर है हाईवे से, तो वहाँ पे साधन है नहीं, सड़क नहीं है, तो कोई ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो मैं अभ्यस्त हूँ यहाँ से, इसलिए मेरे को बहुत छोटी लगती है प्रॉब्लम। अब आप थोड़ा सा कोई प्रैक्टिकल, आपका कोई सवाल है आज की टॉक से रिलेटेड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं, थ्योरी की बातें, सिद्धांत की बातें, मतलब वो बातें जो कि रियल लाइफ में, रियल क्लासरूम में अप्लाई नहीं होती, उन बातों को करने से मतलब नहीं। हाँ, हाइपोथेटिकल बातें करने से मतलब नहीं। तो अब आप कोई प्रैक्टिकल ऐसा कोई क्वेश्चन हो जो आज के सेशन से रिलेटेड हो, या चलो कोई बात नहीं, फ्रीडम देता हूँ, नॉट रिलेटेड हो तो भी आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हम सेशन को आज का समाप्त करते हैं। टाइम तो हो गया, लेकिन जब तक क्लास में एक प्रश्न नहीं हो तब तक मज़ा नहीं आता है, और प्रश्न बिल्कुल नहीं हो तो भी मज़ा आता है कि आज तो सारे प्रश्न हल हो गए, है ना। तो दिस इज जस्ट ए जीरो सेशन, लास्ट में 2 मिनट का होता है, जिसमें ऐसा नहीं हो कि क्लास में कोई प्रश्न लेकर के रात भर घुटते रहे उसमें। हाँ, तो इसलिए उस प्रश्न को वही समाधान कर दिया जाना चाहिए। अदरवाइज it was a good session, practically based on so many things, and you also participated wonderfully in this session. So it's a beautiful thing that there is a wonderful participation among this audience. इस ग्रुप में मुझे एक सबसे अच्छी, पता नहीं, आज मैं 2 बजे से ही लंच के बाद सोचने लग गया जल्दी जाना है वहाँ बात करनी, क्योंकि आप लोग इंटरेक्शन करते बहुत अच्छा लगता है। वरना कई जहाँ पैसिव ऑडियंस होते हैं ना, तो मुझे सबसे बड़ा दुख वहाँ पे ये होता है कि यार ये देख भी मेरी तरफ रहे हैं सीरियस होके, और वो भी 2-2 आंखों से। हाँ, और वो भी सबसे खतरनाक होता है जब लास्ट पीरियड में आप पढ़ा रहे हो। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि लास्ट पीरियड में आप पढ़ा के आ गए तो जीवन में आप कभी भी कहीं भी पढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच।